हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा। आज की इस वीडियो में क्लास 11th में बुक है वोवन वर्ड, एनसीईआरटी की बुक, उसके चैप्टर सेकंड लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए तैयार किए हैं। इन्हें मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ने से आपको एक एक बात सोनेट से जुड़ी हुई क्लियर हो जाएगी और ये कंफर्म है कि आपके ये आंसर्स एग्जामिनर को भी बहुत प्रभावित करेंगे, आपको अच्छे ही नहीं मतलब बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करें आज का वीडियो। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपने क्वेश्चन आंसर्स अगर अपनी नोटबुक में नोट किए भी हैं तो भी बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, नया पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सोनेट। देखो, सोनेट के बारे में मैंने जब सोनेट ये पढ़ाई थी पिछले वीडियो में तो आपको बताया था कि सोनेट क्या है। वही चीज़ है कि सोनेट एक पोइटिक फॉर्म है, पोयम है, उसको लिखने का तरीका सोनेट है, यानी सोनेट इज ए पोइटिक फॉर्म। सोनेट वर्ड, सोनेट शब्द जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग, जिसे गाया जा सके, एक छोटा सा गाना। अब इसको 14 लाइन्स में लिखा जाता है, वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में। अब ये आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, इस चीज के बारे में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे देखकर। तो देखो, आयम्बिक पेंटामीटर क्या है। पेंटा मीन्स 5, मीटर मतलब एक तरीका होता है लिखने का। जैसे मैंने अगली लाइन के अंदर आपको देखो क्लियरली लिखा भी है कि 10 सिलेबल्स होते हैं। 10 सिलेबल्स यानी दो दो अक्षरों के, सिलेबल यानी अक्षर, दो दो अक्षरों के जोड़े होते हैं। मतलब टोटल अक्षर तो 10 होंगे लेकिन दो दो के जोड़े होंगे जो 5 हैं, 5 जोड़े होंगे। और उनके अंदर क्या होगा कि एक अक्षर पे तो थोड़ा जोड़ दिया जाएगा और एक को थोड़ा हल्के से बोला जाता है। उससे क्या होगा, एक रिदम सा बन जाता है। जैसे गाने नहीं होते हैं अपने, गाने के अंदर ऐसा तो है नहीं एक ही लय में चलते रहते हैं। कहीं पर वो थोड़ा सा किसी शब्द को बहुत ऊंचा करके बोलते हैं तो किसी शब्द को बहुत पोलाइटली बोल देते हैं, मतलब एक लय सी बनाते हैं। तो पोयम होती ही गाने के लिए, पोयम के अंदर रिदम होता है, पोयम के अंदर एक राइम स्कीम होती है, इसीलिए उसको पोयम कहते हैं, है ना। ये 10 अक्षरों की लाइन होती है, इसमें मतलब जैसे इसलिए इसको क्रिएट किया जाता है, ये रिदम इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि ये हमें बहुत अट्रैक्टिव लगे, हमारे अटेंशन को खींच कर रख सके। और आप इसका उदाहरण इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे हमारी दिल की धड़कन होती है, दिल की धड़कन होती है, एक उसका एक रिदम होता है, एक डेफिनेट रिदम होता है धड़कने का। वो उसका जो तरीका होता है वो होता है लब डब लब डब लब डब लब डब, ये रहता है। तो ये इसका मतलब क्या है, एक रिदम चल रहा है ना दिल की धड़कन का। उसी तरीके से जो हमारी पोयम है, जो हमारी सोनेट है, उसके अंदर क्या होता है, एक लय होती है। लय की वजह से ही वो पोयम जो है वो पढ़ने में अच्छी लगती है। और इंग्लिश पोइट ने इसे यूज किया है, इसको आयम्बिक पेंटामीटर को, जैसे शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, मिल्टन हो गए, ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो होपफुली आपका बिल्कुल क्लियर है। सोनेट के बारे में अगर कुछ भी पूछ लिया तो कि भाई ये एक पोइटिक फॉर्म है और सोनेट शब्द जो है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। 14 इसमें लाइंस होती है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि लुक एट सम अदर सोनेट्स एंड नोटिस द वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट दैट आर पॉसिबल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपके लेवल से यानी 11th क्लास के बच्चों के लेवल से अगर कराया जाए तो उसके अंदर हम दो तरह के सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे सोनेट कई तरीके की होती हैं, कई प्रकार की होती है, लेकिन दो बहुत फेमस हैं, दो मेन बहुत फेमस है। जो कौन कौन सी है वो मैंने सोनेट पढ़ाई जब भी आपको बोला था कि कौन कौन सी फेमस है। दो मोस्ट फेमस है, एक तो है इटालियन, जिसे पेट्रार्क ने स्टार्ट किया था, पेट्रार्कन के नाम से भी वो जानी जाती है। और दूसरी है इंग्लिश सोनेट्स, शेक्सपियर की वजह से जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं, तो उनको शेक्सपियरियन सोनेट का नाम दे दिया गया। इनको इंग्लिश पोइट मतलब इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। तो इसको है ना याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम इसको ना एक वो दे देते हैं, डेफिनेट फॉर्म दे देते हैं। डेफिनेट फॉर्म देंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा इसके अंदर। आप ऐसा कर लो, एक पेज ले लो, पेन ले लो और उसको हाफ टू हाफ ऐसे लाइन खींच लो। एक साइड तो लिख लो पेट्रार्कन सोनेट और दूसरी साइड लिख लो शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्क क्या है। देखो साफ आपको इजीली दिख जाएगा, लाइन दोनों में 14-14 ही है। देखो जैसे पेन उठाया हमने, दोनों के अंदर 14-14 लाइन है, लेकिन 14 लाइन को डिवाइड किस तरीके से करा है तो आपको स्ट्रक्चर का समझ में जाए। एक तो सबसे पहली पहली चीज तो आप ये लिख देना कि पेट्रार्कन सोनेट जो होती है ना, उसके अंदर भाई एक तो ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। ठीक है, वहीं शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेन होते हैं। कितने क्वार्टरेन होते हैं, 3। और एक कपलेट होता है, कितना होता है, एक। यहाँ एक ही ऑक्टेव था, एक ही सेस्टेट था। लेकिन यहाँ क्या था, शेक्सपियर ने क्या करा, उस ऑक्टेव को, जो वो ऑक्टेव था ना, उसको और सेस्टेट को तोड़कर कैसा फॉर्म बना दिया,
3 उसको क्वार्टरन में चेंज कर दिया और 1 ले लिया कपलेट। इस तरीके से ये तो हो गया उसका राइम स्कीम का डिफरेंस, कि राइम स्कीम में ये डिफरेंस था, ठीक है। एक डिफरेंस और एक होता है इनके अंदर, क्या कि पेट्रार्क जो है ना वो क्या करते थे, पेट्रार्कियन सोनेट जो होती है उनके अंदर क्या होता था कि ऑक्टेव के अंदर वो किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं, मान लो कुछ भी बता रहे हैं, तो उसका जो है ना उसके बाद में जैसे ही उनका वो ऑक्टेव खत्म हो जाएगा ना तो एक पोइटिक टर्न लेंगे। पोइटिक टर्न लेने का मतलब ये होता है कि पोएम चल रही है, वो एकदम ट्रैक पे चल रही है और हम उस इमेजिनेशन में है, एकदम से वो क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा चेंज लाएंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंज लाने के बाद में बाकी की जो 6 लाइन है, उन 6 लाइन के अंदर इसी पोएम से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर देंगे, इसी पोएम से रिलेटेड बाकी की जो 6 लाइन है, इस 6 लाइन के अंदर चीज को सम अप करने की कोशिश करेंगे। ये पेट्रार्कियन सोनेट का रूल है। शेक्सपियर क्या करते हैं, देखो शेक्सपियर को देखेंगे अब हम। शेक्सपियर ने क्या किया, शेक्सपियर ने 4 लाइनें यहाँ लिखी, 4 लाइनें यहाँ लिखी और 4 लाइनें यहाँ लिखी। चारों 4 4 4 ये तीनों मिलकर कितनी हो गई, 12 हो गई। फिर उन्होंने एक कपलेट लिख दिया। ये कपलेट जो है ये 2 लाइन का होता है, टोटल 14 ही लाइन है। वो कहाँ पे लेते हैं पोएटिक टर्न, इन तीनों कपलेट, इन तीनों क्वार्टरन के अंदर तो वो चलते रहेंगे सही रिदम से। उसके बाद में यहाँ पे पोएटिक टर्न आता है एक, जैसे आपने ये अपनी जो ये पोएम है ये पढ़ी है ना, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स वाली, ये इसमें इसमें क्या करते हैं, यहाँ तक तो भाई वो कहते रहते हैं कि सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, सच्चा प्यार ऐसे नहीं होता, सच्चा प्यार ऐसे नहीं होता, प्लस सच्चे प्यार की डेफिनेशन देते रहे। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या करा, कपलेट के अंदर राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग कपलेट था उसके अंदर उन्होंने क्या किया, राइमिंग कपलेट के अंदर उन्होंने मतलब एक तरह से चैलेंज ही कर दिया रीडर को कि भाई अगर आप मुझे गलत साबित कर देते हो ना तो मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है वो सब के लिए मैं मना कर दूंगा कि मैंने लिखा ही नहीं है। मतलब मैं अपना जो मैंने इतनी मतलब एक तरह से समझ लो अपनी डिग्निटी को ही क्लेम कर देते हैं भाई, अपनी डिग्निटी को ही दाव पे रख देते हैं कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, मान लो आज तक कुछ लिखा ही नहीं, अगर मुझे आप लोग गलत प्रूफ कर देते हो तो ये शेक्सपियरियन सोनेट का हो गया। अब देखो बेटा आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि ये ए बी बी ए ये क्या लिख दिया। इसका एक तरीका है समझने का, क्या कि जैसे पोयम है हमारी, कोई भी पोयम है, उसमें आप देखना जो लाइनें हैं ना, उन लाइनों का तरीका देखना लिखने का। ये हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये चीज भाई ए बी बी ए बी बी ए, ये लास्ट में पोयम की लाइन के अंदर आखिर में ए आएगा, फिर दूसरी लाइन में आखिर में बी आएगा, ऐसा नहीं है। ये साउंड से हमने किया है, सेम साउंड, यानी जब लाइन नंबर 1 खत्म होगी ना तो मान लो लाइन नंबर 1 हिंदी में ही समझ लो। अब जैसे लाइन नंबर पहली जो है ना वो ओ साउंड से खत्म हो रही है, किससे, ओ साउंड से, हिंदी का ओ, ठीक है। तो लाइन नंबर 4 का साउंड भी वही ओ ही निकलेगा, ठीक है। जैसे लाइन नंबर 2 का जो साउंड है ना लास्ट वाला, वो समझ लो ई निकला, क्या निकला, ई। तो लाइन नंबर 3 जो है ना ये भी भाई ई ही रहेगी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ओ साउंड से खत्म हो रही है पहली लाइन, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया ए। दूसरी लाइन ई साउंड से खत्म हो रही है, उसको एज्यूम कर लिया हमने बी। तो सेम हो गया ना, तीसरी लाइन भी फिर दूसरी लाइन जैसी ही ई से ही खत्म हो रही है तो वो भी बी हो गई। अब ये चौथी लाइन फिर ओ साउंड से खत्म हो रही है तो इसलिए ये ए हो गई। इसका मतलब क्या है, ये लय है ना, इसको राइम स्कीम बोला जाता है, राइम स्कीम कहते हैं इसको, लय, ठीक है। ये राइम स्कीम होती है। इस तो इसके अंदर क्या, पेट्रार्क ने तो ऑक्टेव यूज किया, पेट्रार्क ने तो क्या यूज किया, ऑक्टेव, 8 लाइनें लिखी उसने, यही वाला सेम रिपीट कर दिया। फिर वही यहाँ जैसे ओ था यहाँ भी ओ आ गया, है ना, वही वही सेम रिपीट कर दिया। अब सेस्टेट में क्या करा, सेस्टेट में साउंड चेंज हो गया। सेस्टेट में क्या करा, जैसे यहाँ पे उसने ओ और ई ये इस्तेमाल करे थे, मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ, एक एज्यूमिने, मतलब हमारी एक तरह से ये समझ लो हम इस चीज को मानकर चल रहे हैं। और सेस्टेट में क्या किया, फिर सेस्टेट के अंदर भाई साउंड ये यहाँ चेंज हो गया। जैसे ही ये 8 लाइनें हमारी खत्म हुई, 9वीं लाइन के अंदर यहाँ साउंड चेंज हो गया, सी। यहाँ मान लो ओ और ई का साउंड उसने यूज कर लिया इन लाइन के अंदर, तो यहाँ समझ लो वो ता यूज कर रहा है, ता, कि ता से खत्म हो रही है भाई, समझ गए। मतलब ता समझ लो, हिंदी के हिसाब से अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो हिंदी के हिसाब से मान के चलो ता से खत्म हो रही है, तो ये जो ये वाली जो लाइन है ना, यही लाइन सेम सेम साउंड इसमें आएगा, ठीक है। समझ में आप शायद आपको क्लियर हो रही होगी ये चीज, कि यहाँ है ना जब आप किसी पोएम को पढ़ोगे, हिंदी की पोएम अपने सामने एक रख कर देखो, आपको खुद को समझ में आएगा कि क्या होता है, कि जो आखिर का जो शब्द होता है ना बेटा, वो जो साउंड देता है ना, उस साउंड को हमको एक एज्यूम करके चलना पड़ता है कि उसको हम ए मान रहे हैं, तो दूसरा जो है उसको उसका साउंड अलग ही आ रहा है, तो उसको हमने बी मान लिया। ये पेट्रार्कियन सोनेट का है। पेट्रार्कियन सोनेट के अंदर आप क्या बताएंगे कि एक ऑक्टेव लिखा जाता है, एक सेस्टेट लिखा जाता है, ठीक है। सेस्टेट होता है 6 लाइन का कॉम्बिनेशन,
और ऑक्टेव क्या होता है? 8 लाइन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और यहाँ क्या किया फिर शेक्सपियर ने? शेक्सपियरियन सोनेट किस तरह से फेमस है? शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर 4-4 लाइनों का ग्रुप बना हुआ है। कितना है? 4-4 लाइन का। और इन 4 लाइनों को क्या बोलते हैं? क्वार्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टेन। अब 4 लाइनों के 3 क्वार्टेन उन्होंने लिख दिए, तो 12 लाइन तो यहाँ खत्म हो गई। और उसके बाद में एक लास्ट में लिख दिया कपलेट। ये होता है कपलेट, होता है बेटा 2 लाइन का। कितना होता है? 2 लाइन का। इसमें भी वही देख लो, ए बी सी डी ई एफ, वही साउंड का जो लास्ट की जो लय, जहाँ वो अक्षर खत्म हो रहा है, यानी जो जिस लय के साथ में खत्म हो रहा है, जिस साउंड के साथ में खत्म हो रहा है, वो एज्यूम करा है। जैसे पहली लाइन के अंदर साउंड जो है वो ए, तो तीसरी लाइन के अंदर भी साउंड ए ही है, दूसरी लाइन में साउंड बी है, तो चौथी लाइन में भी साउंड सी है। इस तरीके से 5वीं लाइन में जो है वो 7वीं में होगा, जो छठी में है वो 8वीं में होगा। ये चीज़ है। तो अच्छे से आपको समझ में आई ये चीज़? अब इसको रटनी नहीं पड़ेगी आपको कभी भी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, उस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आएगा कि द फॉलोइंग 2 कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड इन ए डिफरेंट सेंस इन द पोएम, गेस व्हाट दे मीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इस शब्द को देखते हैं ना, पहला शब्द है हमारा बार्क। क्या है? बार्क। अब बार्क की अगर बात करें तो कॉमन सी बात है, बार्क है ना, एक तो कुत्ते के भौंकने को भी कहा जाता है कि बार्किंग डॉग, कुत्ता भौंक रहा है ना। और बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर जो छाल आ जाती है उसको कहते हैं बार्क, उसको भी बार्क ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पोइट ने क्या किया? हमारे पोइट ने बार्क शब्द को ना एक शिप बताया है। क्या बताया? शिप। कि द वर्ड बार्क रेफर्स टू ए शिप, द मेटाफर सजेस्ट दैट लव इज लाइक ए गाइडिंग स्टार। यहाँ इसको तो बता दिया शिप, बार्क को, है ना। और प्यार को वही उसने एक तारा बताया है, जिसे हम पोलर स्टार एज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोलर स्टार एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, वहीं वहीं से उगता है, वो वहीं पर ही रहता है हमेशा। आसमान में कौन सी दिशा में होता है? नॉर्थ दिशा में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा कि भाई आप आज तो नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है हमको ये तारा, और ये फिर कभी ईस्ट डायरेक्शन में भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्थ में ही होगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि बार्क वर्ड जो है ना, वो शेक्सपियर ने एक शिप के लिए यूज करा है। लकड़ी की बनी हुई एक शिप। समुद्र में आपने समुद्री छोड़ो, पानी के अंदर अगर आप जैसे छोटे बच्चे कागज की नाव बना लेते हैं और पानी के अंदर चला रहे होते हैं, तो वो ऐसे डगमग डगमग सी करती है ना, करती है। तो समुद्र के अंदर अगर नाव होती है और समुद्र में अगर तूफान उफान कुछ भी आ गया, तो वो भी डगमग डगमग करती है, करती है। अब देखो, यहाँ हम इस चीज को किस तरीके से समझ सकते हैं? हमारी सोनेट में हमने पढ़ा ट्रू लव के बारे में, कि ट्रू लव के बारे में क्या चीज पढ़ी थी? कि दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अब भाई जो उनका जो प्यार है ना, वो आप पोलर स्टार की तरह मानो। अगर सच्चा प्यार है तो पोलर स्टार की तरह मानो। और वो दोनों जो लोग हैं वो नाव हैं। एक बार के लिए समझ लो, वो दोनों लोग क्या है? नाव है। नाव तो डगमगा सकती है, डगमगा सकती है ना। लेकिन जो तारा है वो क्या करेगा? कहीं भी इधर उधर जा सकती है। कहने का मतलब ये है, डगमगाने का मेरा मतलब ये नहीं कि डूब जाना, या डगमगाने का मतलब ये है कि वो किसी भी दिशा में जा सकती है, कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन जो पोलर स्टार है, जो स्टार है ना, वो उसे गाइड करता रहेगा। यानी जो सच्चा प्यार है ना, वो इंसान को कभी भी अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। वो इधर उधर नहीं कि आज इससे प्यार है कल किसी और से हो गया। सच्चा प्यार होगा तो नहीं छोड़ेगा, सच्चा प्यार होगा तो अंत तक निभाएगा। और अगर सच्चा प्यार है ही नहीं तो फिर वो लास्ट तक नहीं निभा सकता, फिर तो वो रास्ता बदल ही लेगा। तो यहाँ पर जो बार्क शब्द यूज किया गया है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है? शिप के लिए, ठीक है। और लव क्या है? लव एक गाइडिंग स्टार है, जो मैंने अभी आपको जैसे समझाया ये पूरा का पूरा, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? कंपास की। कंपास क्या है? देखो, कंपास मैं आपको दिखाऊं फोटो में, इस तरीके का होता है कंपास, है ना। इस कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। भाई दिशाओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। भाई आप अपने हाथ में ऐसे लेके खड़े हो जाओगे ना, ऐसे खड़े हो जाओगे तो वो आपको डायरेक्शन बता देगा। लेकिन इसकी एक खासियत है, क्या? कि आप कहीं भी इसको लेकर इधर उधर कैसे भी बदल जाओ, आप अपनी खुद की है ना, खुद का मुंह चाहे कोई सी भी दिशा में कर लो, लेकिन ये कंपास नॉर्थ डायरेक्शन सबसे पहले बताएगा। कि इसका जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, जो चेंज नहीं होता, ये वो जरूर वो ही बताता है। देखो क्या लिखा क्या है मैंने, देखो कि इन द पोएम कंपास रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर नेविगेशन। कंपास जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। भाई दिशा का पता लगाने के लिए दिशा निर्देश ही देता है ना ये हमें। एक कंपास हैज ए नीडल, कंपास के अंदर एक नीडल होती है, दैट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ। ये नॉर्थ को ही पॉइंट करती है, नो मैटर हाउ द कंपास इज टर्न। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपास कहाँ इधर उधर आपने कैसे चेंज कर दिया। और दिस इज ए मेटाफर फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ लव। यही
एक तरह से रूपक अलंकार के रूप में प्रयोग करा है। लव को यही माना है कि लव नहीं बदलता, सच्चा वाला लव। वो आप जब भी ये शब्द आए ना लव और इस पोएम को पढ़ रहे हो तो आप इसको ट्रू लव मान के चलो, ठीक है, कि ट्रू लव जो है ना वो कभी नहीं बदलता। नो मैटर व्हाट हैपेंस लव ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। कि चाहे कुछ भी हो, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच, रुकावटें कुछ भी आ जाए, लेकिन सच्चा प्यार कभी भी नहीं बदलता। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। अगला क्या है? कॉन्स्टेंसी इज द थीम ऑफ द पोएम। ये तो आपको पता है कि कॉन्स्टेंसी ही है ना इसका थीम। इंडिकेट द वर्ड, फ्रेजेस एंड इमेजेस दैट सजेस्ट द थीम। अब हमें उस सोनेट में से वो शब्द, वो फ्रेज, वो इमेजेस जो हमारे सामने आई हैं वो कौन कौन सी है जो कॉन्स्टेंसी बता रही हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं। पहला तो है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। पहला तो क्या है? मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। कि दिस फ्रेज रेफर्स टू ए परफेक्ट एंड लास्टिंग लव बिटवीन टू पीपल। कि सच्चा प्यार जो है ना, सच्चा प्यार अगर एक दूसरे को है, एक दूसरे के लिए सच्चा वाला प्यार है, तो शादी करो, आपस में इकट्ठे रहो। तो ये जो फ्रेज है ना, ये हमें ये कहती है कि भाई हमेशा लास्ट तक प्यार जो है वो बना रहता है। उसके बाद में है एडमिट इम्पेडिमेंट। कि सच्चा प्यार जो होगा ना, देखो दिस फ्रेज मीन्स, पहले इसको रीड कर लो एक बार। दिस फ्रेज मीन्स टू अलाउ फॉर ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज। एडमिट इम्पेडिमेंट की अगर अपन बात करें तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट होता है मुश्किलें। लेकिन स्पीकर क्या कह रहा है? द स्पीकर ऑफ द सोनेट इज सेइंग दैट ट्रू लव शुड नॉट बी हिंडर्ड बाय एनीथिंग। लेकिन यहाँ ट्रू लव के बारे में वो ये कह रहा है कि ट्रू लव जो है ना वो भाई किसी भी हिंडर को नहीं माना। पर कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, रुकावटें नहीं डाल सकते उसके मतलब सच्चे प्यार के रास्ते में रुकावटें कोई नहीं डाल सकता। वैसे तो इस शब्द का मतलब बन रहा है एडमिट इम्पेडिमेंट। एडमिट यानी स्वीकार करना, इम्पेडिमेंट का मतलब रुकावटें। लेकिन ये एक फ्रेज है। ये फ्रेज क्या हमारे शेक्सपियर ने किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करा? इसको इस चीज़ के लिए यूज़ किया है कि सच्चा प्यार वो है ही नहीं जो मुश्किलों को स्वीकार कर ले, यानी अपने रास्ते में आने दे। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा देखो, अब ये इमेजिनेशन भी क्रिएट कर रहा है ये जो है कि एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क क्या है? देखो पिक्चर में थोड़ा ध्यान देना। एवर फिक्स्ड मार्क क्या है? एवर फिक्स्ड मार्क है ना, ये जो लाइट हाउस है, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर दे रखा है लाइट हाउस। ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन को करके दिखाती हूँ आपको। ये रहा लाइट हाउस है ना। ये लाइट हाउस क्या काम करता है भाई? ये लाइट हाउस है ना जो समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं उनको दिशा बताने के काम आता है। कि कहीं इधर उधर अगर रास्ता भटक जाते हैं तो उस लाइट हाउस को देखकर वो दिशा का अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई हमें इस दिशा में जाना है, हम राइट साइड जा रहे हैं, हम सही जगह जा रहे हैं। तो एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब क्या है? कि प्यार जो है वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, वो वहीं रहता है। क्योंकि वो जो लाइट हाउस है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। वो तो जहाँ खड़ा है वहीं की वहीं रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो इसको क्या कहा गया है? एवर फिक्स्ड मार्क, यानी एकदम स्टेबल रहता है, एक जगह रहता है, वो नहीं बदलेगा। अगला देखो, अगला क्या है? लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। कि ये फ्रेज हमें क्या बताती है? ये फ्रेज किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है? कि जिंदगी के अंदर चाहे कितने भी तूफान आए, कैसे भी तूफान आ जाए। अब जैसे ये शिप दिख रही है आपको कि समुद्र के अंदर है, तेज लहरें होगी तो डगमग डगमग करेगी करेगी। यानी जीवन भी क्या है? एक समुद्र है, समुद्र की तरह ही है। उसके अंदर भी मतलब परेशानियों की लहरें आती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सच्चा प्यार करने वाले लोगों को वो जो परेशानियां हैं वो परेशान कर देंगी और वो अपने प्यार को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये वाली जो फ्रेज है ये भी हमें यही बताती है कि देखो लिखा है ना, दिस फ्रेज इज यूज टू डिस्क्राइब दैट ट्रू लव इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म ऑफ लाइफ। कि जीवन के संघर्षों की वजह से कभी भी सच्चा प्यार नहीं बदलता। चलिए अगला देखिए, स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये फ्रेज भी उसने किस चीज़ के लिए यूज़ करी है? दिस फ्रेज रेफर्स टू ए गाइडिंग लाइट। ये जो मैंने आपको अभी पोलर स्टार के बारे में बात नहीं करी थी, ये देखो पोलर स्टार मान लो, ये रहा आसमान में सबसे तेज चमकता हुआ दिखेगा। ये आसमान के अंदर जब भी आप देखोगे ना नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, वहां पे आपको सबसे तेज चमकता हुआ यही तारा दिखाई देगा। ये क्या है? द स्पीकर ऑफ द सोनेट इज सेइंग दैट ट्रू लव इज लाइक ए गाइडिंग लाइट दैट हेल्प्स पीपल फाइंड देयर वे। ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना, ये स्टार, ये लोगों को मतलब सच्चा प्यार करने वालों के लिए एक तरीके से क्या है? प्यार जो है ना वो एक गाइडिंग लाइट की तरह है, मतलब गाइड करता रहता है। सच्चा प्यार आपस में जोड़े रखता है। आप इस तरीके से लेकर चलो इस बात को कि सच्चा प्यार क्या होता है? आपस में इंसानों को जोड़े रखता है। अगर सच्चा है प्यार तो जुड़े रहेंगे आपस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड सो मैनी नेगेटिव्स टू मेक स्टेटमेंट? हाँ, ये क्वेश्चन जरूर है, अच्छा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि बार बार वो नोट 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 नो नो ये शब्द क्यों यूज कर रहा है भाई? नेगेटिव्स ज्यादा क्यों यूज कर रहा है? तो देखो कैसे है। द पोइट हैज यूज सो मैनी नेगेटिव्स इन पोएम टू प्रूव हिज पॉइंट। मैंने यहाँ पे दो चीजें उठाई हैं। आपको जैसे आंसर आप लिख रहे हो ना, तो इनमें से कोई मतलब जैसे एक पैरा भी लिख सकते हो, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखा है। देखो फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट लाइन द पोइट सेज
लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स। अब यहाँ पे जो शब्द एडमिट है ना, ये एडमिट शब्द वैसे तो हमें यूं कहेगा, एडमिट मतलब समझाने की तो ये कोशिश कर रहा है कि स्वीकार कर ले, जो एडमिट का मतलब स्वीकार करना ही होता है, लेकिन क्या है, दैट मीन्स ही विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू स्टैंड इन द वे ऑफ मैरिज ऑफ टू पीपल हु आर ट्रूली इन लव। कि एडमिट शब्द जो है, एडमिट इम्पेडिमेंट्स को ही अकेले को देखे तो इसका मतलब ये है कि परेशानियों को जो स्वीकार कर ले। लेकिन पूरे को पढ़ोगे ना, अब जब ये नोट शब्द के ऊपर ध्यान दोगे, नोट एडमिट इम्पेडिमेंट्स, वो प्यार है जो परेशानियों को रास्ते में ना आने दे, वो है सच्चा प्यार। आगे देखो, द पोइट ऑल्सो यूजेज द वर्ड नोट इन द लाइन। अब इसमें भी नोट करा कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन द अल्टरेशन फाइंड, है ना, नोट है ना। और फिर देखो, लव इज नोट टाइम्स फुल, यहाँ भी नोट है। तो ये नोट क्या बता रहे हैं, इन दीज लाइन द पोइट इज सेइंग दैट लव इज नॉट समथिंग दैट चेंजेस और फेड ओवर टाइम, कि समय के साथ में जो चीज बदल जाए ना, वो प्यार नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ब्यूटी और बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ये सुंदरता जैसे जैसे डिके होती है, वैसे वैसे प्यार कम हो जाए, वो सच्चा वाला प्यार नहीं होता। या समय अगर बदलता जा रहा है, समय अगर चेंज हो रहा है, तो प्यार भी बदलता जा रहा है, वो सच्चा प्यार नहीं है। तो ये जो है, ये एग्जांपल्स मैंने उसमें से, पोएम में से निकाले हैं। आप देख लेना अपना आंसर के हिसाब से, क्योंकि बड़ा आंसर आ रहा है कि छोटा आ रहा है, उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। वट डज द लाइन आई नेवर रिट नोर नो मैन एवर लव्ड इम्प्लाई। अब इस लास्ट के अंदर, कपलेट के अंदर इसको यूज करा है, ध्यान दिया हो तो, कि लास्ट में कपलेट में यूज किया। और वहां भी है ना, आप पिछले वीडियो पे जाना, पिछले वीडियो पे जाओगे ना, जब आप जहां मैंने सोनेट को पढ़ाया, वहां आप देखना मैंने बहुत जोर दे के ये चीज कही है कि यहाँ वो क्या कर रहे हैं। देखो, सबसे बहुत ही प्यारी, मतलब लिटरेचर के अंदर ये मान के चलो, आप जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको खुद को मतलब इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा इसके अंदर, कि पोइट कई बार ऐसी ऐसी लाइंस लिख देता है जो मतलब इमोर्टल हो जाती हैं। अब ये इमोर्टल की तरह ही है, ये लाइनें भी मतलब अमर हैं, ये मिटी नहीं है आज तक। देखो, द लाइन आई नेवर रिट नोर नो मैन एवर लव्ड, लिखा है उसके अंदर कपलेट में, इज ए चैलेंज टू द रीडर। द स्पीकर इज यूजिंग द वर्ड रिट टू मीन्स रिटन। यहाँ जो रिट वर्ड यूज किया गया है ना, ये रिटन के लिए यूज किया गया है। ही इज सेइंग दैट ही हैज नेवर रिटन एनीथिंग अबाउट लव दैट इज नॉट ट्रू इफ एनीवन प्रूव हिम रॉन्ग। कि वो ये कहता है कि मैंने जो ये पूरी जो आपको बताई है ना, कि प्यार, सच्चे प्यार की ये परिभाषा होती है, अगर कोई भी मुझे इस चीज के लिए गलत प्रूफ कर दे, कोई ये कह दे कि नहीं, जो शेक्सपियर ने सच्चे प्यार के बारे में बताया भाई वो गलत है, अगर ऐसा कोई कह दे, तो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है, अगर मुझे कोई गलत प्रूव कर दे, तो ही इज रेडी टू विड्रॉ ऑल ही हैज एवर रिटन। वो इन सारी चीजों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि आज तक उसने जिंदगी में कुछ लिखा ही नहीं। बट शेक्सपियर, कोई ये चीज स्वीकार कर सकता है? शेक्सपियर मतलब ये मान के चलो, आपकी लिटरेचर का एक ऐसा मतलब डायमंड है कि अगर उसे निकाल दिया गया ना, तो कंगाल ही हो जाएगा लिटरेचर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मुझे गलत प्रूव कर दिया, तो मैं तो ये भी मानने को तैयार हो जाऊंगा कि आज तक तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ही इज ऑल्सो सेइंग दैट नो मैन हैज एवर ट्रूली लव्ड इफ दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टेंसी ऑफ लव। अगर प्यार की स्थिरता में कोई विश्वास नहीं करता ना, तो फिर ये चीज भी सच है कि आज तक कभी किसी ने किसी से प्यार किया ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लव इज प्रेजेंटेड एज द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ एक्शन इन द पोएम। अब यहाँ लव जो है ना, एक तरह से सब्जेक्ट है, मतलब मेन जो हमारी पोएम के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो लव ही है। और का मतलब डूअर भी यही है, मतलब कि कोई इंसान ही यूज नहीं करा इसने। सोनेट के अंदर है ना, किसी भी पर्सन का जिक्र नहीं करा, आपने देखा, मतलब एक लव के पीछे ही है ना, उसने सारी कहानी कह दी। लेकिन यहाँ कोई किसी लवर का नाम, किसी बिलव्ड का नाम, या किसी का भी नाम उसने लिया हो, किसी मदर का, फादर का, किसी बच्चे, किसी का भी नाम लिया हो, नहीं लिया ना। यहाँ लव को उसने पर्सोनिफाई करा है, लव का मानवीकरण करा है। वाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड दिस फॉर्म रादर देन इन्वॉल्विंग ह्यूमन एजेंट? उसने ह्यूमन को क्यों नहीं यूज करा है, इसको यूज क्यों किया है? तो देखो, इसका आंसर बहुत अच्छा बनता है। क्या है कि द पोइट हैज यूज्ड दिस फॉर्म रादर देन इन्वॉल्विंग ह्यूमन एजेंट टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ लव। क्यों क्यों किया उसने ये? तो इस देखो, आपके क्वेश्चन में से ही उठा लिया आपने, कौन सी आपको रटनी है, क्वेश्चन के अंदर ये लाइन दे रखी है। उसके बाद में क्या है, ही वांट्स टू शो दैट, वो क्या दिखाना चाहता है, दैट कि लव इज नॉट समथिंग दैट इज सिंपली फेल्ट बाय ह्यूमंस। कि प्यार वो नहीं है कि खाली जिसे इंसान महसूस करते हैं, इट इज ए फोर्स, ये तो एक ताकत है, दैट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स ओन। अब देखो बेटा, इसको है ना, तुम सारे के सारे इस एज के हो कि अच्छी तरह जानते हो, मूवी वगैरह ये सब कुछ देखते हो तुम लोग। मूवी में कई बार दिखाते नहीं है कि भाई हीरो है, हीरोइन है, आपस में एक दूसरे से प्यार करते, तो हीरोइन मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट चली जाएगी अपने हीरो के लिए, और वो हीरो है जो वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा हीरोइन के लिए। तो कहने का मतलब है कि ये खाली एक फीलिंग नहीं है, इट इज ए फोर्स दैट इज केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन इट्स ओन। कि प्यार जो है ना, वो एक ताकत है जो मतलब अपने आप में भी एक्टिंग कर सकता है। मतलब यहाँ जो है ना, उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया। द पोइट डज दिस बाय यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। देखो, अगली लाइन में मैंने लिखा भी है कि द पोइट पर्सोनिफाइज लव बाय गिविंग
इट द एबिलिटी टू अल्टर। अब प्यार को सब कुछ मतलब बदलने के लिए इसने पर्सन, जबकि देख प्यार जो है ना एक फीलिंग है, एक तरह से देखा जाए तो। अगर लव की बात करें हम, तो उसके अंदर थोड़ी एबिलिटी होती है सब कुछ बदलने की। इंसान में ताकत होती है, भगवान में ताकत होती है, प्यार में थोड़ी ना। लेकिन यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ उसने दिखाया कि भाई वो सारी चीज़ मतलब उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ का। वो चाहे तो मतलब प्यार जो चाहे ना कुछ भी कर सकता है। आगे देखो क्या लिखा है, द पोएट आल्सो यूजेस द प्रेजेंट टेंस। अब पोएट ने यहाँ प्रेजेंट टेंस भी यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि प्यार जो है ना वो शाश्वत है, वो रहता ही है, प्रेज़ेंट रहता ही है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। इसलिए पास्ट का यूज़ नहीं करा, कि जैसे इंसान के लिए यूज़ कर लेते हैं कई बार, पास्ट पास्ट टेंस यूज़ कर लेते हैं। लव के लिए भी पास्ट अगर यूज़ कर लेते हैं, इसका मतलब लव था। लेकिन यहाँ उसने प्रेजेंट टेंस यूज़ करा है, इसका मतलब प्यार है, था और रहेगा, एक्टिव है। दिस इज फर्दर एम्फेसाइज्ड बाय द यूज ऑफ वर्ब दैट सजेस्ट मूवमेंट एंड एक्शन सच एज लुक्स, बैंड्स, बियर। ये जो शब्द उसने यूज करे ना, ये इसीलिए इन सब शब्दों को लव के साथ इसीलिए यूज करे, क्योंकि देखो लुक इंसान करता है ना, बैंड्स, बियर, ये इंसान की है चीजें। मतलब बैंड झुक जाना, या जैसे बैंड होती है सिकल, इसमें यूज किया था उसने, धनाती के शब्द का यूज किया था कि वो मुड़ी हुई है। तो सारी जो चीजें हैं, ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जिसके साथ में इसको जोड़ा है लव को, ये सारे जो शब्द है ना ये चीज बताते हैं कि लव जो है ना यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह, एक डूअर की तरह है। इसलिए उसने किसी इंसान का को यूज नहीं करा इसने। अगला एक और क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है आपके सामने, कि एक्सप्लेन द फ्रेजेस। दो फ्रेजेस दे रखे हैं आपके सामने। एक फ्रेज है कि हिज बेंडिंग सिकल कंपास, और दूसरा है टाइम सूल। पहले देखते हैं कि ये क्या है, हिज बेंडिंग सिकल कंपास। देखो हिज बेंडिंग सिकल कंपास के अंदर क्या है कि द टूल दैट फॉरवर्ड सिकल, तो आप जानते ही हो कि जो गांव के अंदर देखा होगा आपने, किसान यूज करते हैं ना फसल काटने के लिए, गेहूँ वो या कोई भी फसल हो गई, गेहूँ हो गया, सरसों, बाजरा, जो भी है, उसको काटने के लिए यूज़ करते हैं, उसको सिकल बोलते हैं। एंड इट हैज़ ए कर्व्ड शेप। तो जो बच्चे जैसे भाई देहात में गए हैं, देखे हैं, उन्होंने देखा होगा कि उसकी शेप जो है ना वो कर्व्ड शेप होती है। कैसी होती है? कर्व्ड शेप, यानी ऐसे गोल घुमा हुआ, है ना? तो ये जो कर्व शेप है, व्हेन वी टॉक अबाउट द बेंडिंग सिकल कंपास वी मीन द कर्व्ड पाथ दैट द सिकल्स ब्लेड फॉलोज व्हेन इट कट्स। यहाँ इसने इस फ्रेज का पता क्यों यूज किया है? इसका इसलिए यूज किया है कि देखो जो दराती होती है ना, जिससे अपन ये फसल काटते हैं, भाई वो भी ऐसे गोड़ाई में ऐसे घूमी हुई होती है, फसल को काटने के लिए अच्छे से काम आ जाए, इस तरह से घूमी हुई होती है। लेकिन क्या कह रहा है कट के लिए, इन द पोयम, पोयम में क्या कर रहा है, दिस फ्रेज इज, पोयम के अंदर ये जो फ्रेज है ना, ये किस लिए यूज करी है? ये इसलिए यूज करी कि लव डज नॉट चेंज और बैंड। प्यार नहीं बदलता, प्यार ऐसे नहीं उड़ता कभी भी, प्यार अपने एकदम स्ट्रेट, एकदम अनचेंज्ड रहता है। टाइम फूल क्या है? फ्रेज, फ्रेज टाइम फूल के अंदर क्या बताया था? फ्रेज टाइम फूल मीन्स दैट लव डजंट गेट ट्रिक्ड और फूल्ड बाय टाइम, कि प्यार को मूर्ख नहीं बनाया जाता समय के साथ में। जैसे वो रोजी लिप्स ने नहीं बताया था, है ना, कि मतलब जैसे प्रेमिका अगर सुंदर है, खूबसूरत है तो प्रेम है, जब वो जैसे जैसे बूढ़ी होने लगी वैसे वैसे प्रेम गायब हो गया। नहीं, समय कभी भी प्यार को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कि समय के साथ साथ, अगर सच्चा प्यार होगा समय के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कम होता जाएगा, नहीं, कभी नहीं, वो एक जैसा रहता है हमेशा, कभी नहीं बदलता। तो इट्स लाइक लव इज स्ट्रोंगर देन टाइम। ये चीज़ें हमें क्या दिखा रही है कि लव जो है वो समय से भी ज़्यादा बलवान है, एंड इट डजेंट लेट टाइम कंट्रोल इट, कि कभी भी टाइम जो है ना वो लव को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा, तो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।